हेलो दोस्तों, आई होप तुम सब सही होंगे। मैं सुशील कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन मोदी नगर में आपके पीछे लेकर आ रहा हूँ एक नई क्लास जिसका नाम है भूगोल पार्ट 2। पार्ट 1 दोस्तों हमने कल पिछली क्लास में कवर किया। पार्ट 1 में दोस्तों मैं आपको एक तरह से जियोग्राफी के और अपनी क्लास के अपने यूट्यूब चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन करा पाया। और हमने मतलब एक तरह से सब्जेक्ट को स्टार्ट करने की कोई विशेष रणनीति नहीं चलाई थी। दोस्तों कल की जो क्लास थी वो एक तरह से एज ए पैक्ट आप कह सकते हो कि प्रयोग थी, एक प्रयोग के तौर पर वो क्लास में लेकर आया था आपके बीच में। और दोस्तों इस बीच मुझे कुछ इसमें कमेंट मिले, इसमें लिखा था कि मेरी जब भी क्लास आपके पास जाती तो बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और सब कर सब्सक्राइब करने के बाद में उनके बाद में नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा। तो उसका दोस्तों एक ही रीज़न है नोटिफिकेशन ना पहुंचने का। और रीज़न क्या है दोस्तों कि आपने सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को नहीं दबाया है। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है वो ऑल्स वाला, जो ऑल वाला होता है, सभी वाला, यानी जिसमें ऑल टाइप नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे वो दबा दीजिए। उसमें आपके पास सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर कुछ भी एक्टिविटी होगी। ठीक है दोस्तों। और कल मैंने देखा कि बहुत कम मतलब सब्सक्राइब मेरा चैनल हो पाया। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा से सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए, ताकि मेरा एक तरह से जो जोश है वो आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब और आपके कमेंट को पढ़ करके और ज़्यादा हो जाए और मैं आपके बीच इस सब्जेक्ट को एक अच्छे रूप में चला सकूँ। अच्छा लगता है दोस्तों जब आपके द्वारा कोई प्रतिक्रिया की जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कुछ लोग मुझे मेरे चैनल द्वारा या मेरे द्वारा कुछ पा रहे हैं। और जब दोस्तों कमेंट नहीं आती, जब लाइक नहीं होते दोस्तों, शेयर नहीं होती क्लास, तो ऐसा लगता है कि शायद मेरी पढ़ाई में कुछ कमी है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे चैनल से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, मेरा चैनल अच्छा है या मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा है, तो दोस्तों आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, वरना फिर वही समस्या होगी कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज हम दोस्तों जियोग्राफी का पार्ट 2 पर लेकर आपके बीच आए हैं और देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको पृथ्वी के आकार के बारे में बताया कि पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है, जियोड के जियोड। उसके बाद दोस्तों मैंने पृथ्वी की तुम्हें संरचना बताई कि जो ना तो गोल है और ना ही जिग जैग यानी कि लगभग टेढ़ी मेढ़ी है। एक तरह से किस आकार में है पृथ्वी, हमारी जिग जैग के आकार में है दोस्तों। उसके बाद पृथ्वी को मैंने दो गोलार्धों में बांटा, जिसमें मैं एक ऊपर के गोलार्ध का नाम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के गोलार्ध का नाम दक्षिणी गोलार्ध बताया था। ऊपर के गोलार्ध का नाम उत्तरी गोलार्ध, नीचे के गोलार्ध का नाम दक्षिणी गोलार्ध बताया था। दोस्तों उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आपको बता रहा था कि हमारी पृथ्वी पर प्रत्येक गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश है। और एक अक्षांश जो बीचों बीच है जिसका नाम मैंने भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा बताया। तो इस क्रम में मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि हमारी पृथ्वी पर 181 अक्षांश है, अर्थात हमारी पृथ्वी 181 अक्षांशों में बटी हुई है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं। तो दोस्तों अक्षांश के बारे में जानते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं। बहुत आसान सी बात है अक्षांश के बारे में जानना, और बहुत से लोगों ने इसमें कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और पूछा कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश क्या है। मैं दोस्तों कल मैं आपको एक तरह से मैं बता भी रहा था कि मेरी जो कल की क्लास थी एक तरह से प्रयोग के तौर पर क्लास थी, लेकिन आज की जो पार्ट 2 हमारी क्लास है वो एक क्रम से हमारी क्लास होगी और अच्छी होगी और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं अक्षांश किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो पृथ्वी गोल है, पर
पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम आपको पता इधर है, पूर्व आपको पता इधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश कहलाएगी। पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। और दोस्तों एस, प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच 1 डिग्री कोण का अंतर होता है, 1 डिग्री कोण का अंतर होता है। और उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। बहुत बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। बात अक्षांशों की कर रहा हूं। अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है, 1 डिग्री कोण का अंतर होता है। किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच लगभग 111 किलोमीटर दूरी का अंतर होता है दोस्तों। या कितनी दूरी होती है? लगभग 111 किलोमीटर दूरी होती है। तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। अक्षांश क्या है? पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कि किन्हीं भी दो कोणों के बीच कितना अंतर होता है दोस्तों। अगर एक तरह से मतलब किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच, किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच कितना अंतर होता है तो 1 डिग्री, और किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है तो 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। नोट करने वाली बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है मेरा। तो उसी क्रम में मैं बता रहा था कि कुछ हमारी पृथ्वी पर कितने अक्षांश है दोस्तों। टोटल मैंने कल बताए थे 181 अक्षांश मैंने यहां पर आपको बताए थे। 181 अक्षांश मैंने यहां बताए थे। लेकिन ये बात हमने केवल क्लियर कर ली कि पृथ्वी पर पश्चिम से और पूर्व की ओर खींचे जाने वाली कोई भी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश कहलाएगी। उसके बाद दूसरी बात है कि किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच कितने डिग्री कोण का अंतर होता है तो 1 डिग्री का होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? लगभग 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर टोटल कितने अक्षांश है? आप बता दोगे 181 अक्षांश है। अगर कोई तुमसे पूछे कि वह कौन सा अक्षांश है जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है तो दोस्तों वही अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, जो बिल्कुल किसी भी कोण पर नहीं खींचा गया, जो बिल्कुल 0 डिग्री कोण पर एक समतल रेखा है और जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है दोस्तों, तो वो क्या है दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश। कल भी मैं इसके बारे में बताया था आपको। या फिर इसे या भूमि के बीचों बीच खींची गई रेखा भी मान सकते हैं काल्पनिक रेखा, तो नाम क्या होगा? भूमध्य रेखा। एक तीसरा नाम दोस्तों इसका और है विषुवत रेखा। हमारा ये पॉइंट हुआ कि वह कौन सा अक्षांश है जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है तो वह अक्षांश होगा 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तीनों इसी के नाम है। कल की वीडियो भी मैंने आपको बताई थी इसके बारे में कि इसके 3 नाम होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ साथ कुछ अक्षांश और हैं जो इस अक्षांश जितने ही इंपॉर्टेंट है। और वे कौन कौन से अक्षांश होंगे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कोण पर खींचा जाने वाला अक्षांश, 23.5 डिग्री कोण पर खींचा जाने वाला अक्षांश कौन सा अक्षांश होगा दोस्तों? ये वाला अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री कोण पर खींचा जाने वाला अक्षांश कौन सा होगा? ये अक्षांश होगा ये। तो दोस्तों वैसे तो अक्षांशों की टोटल संख्या तो 181 है, लेकिन इनमें जो 3 अक्षांश है वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो आप पूछोगे कि वे इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आप पूछोगे कि ये 3 अक्षांश ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अक्षांश तो सभी है। इस प्रकार से टोटल 181 अक्षांश है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 3 अक्षांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 3 अक्षांशों पर ही तुम्हारा अक्षांश चैप्टर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि क्या कारण है कि ये 3 अक्षांश इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिस प्रकार उसका मुख्य रीजन क्या है दोस्तों? उसका मुख्य रीजन है कि वर्ष भर सूर्य
इन्हीं तीन अक्षांशों के बीच, इन्हीं तीन अक्षांशों के बीच चक्कर लगाता है। वर्ष भर सूर्य की जो स्थिति होती है वो पृथ्वी पर इन्हीं तीन अक्षांशों के बीच होती है। वर्ष भर सूर्य की स्थिति इन्हीं तीन अक्षांशों के बीच रहती है। तो दोस्तों, सूर्य की स्थिति के आधार पर ये जो तीन अक्षांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से अक्षांश? उत्तरी गोलार्ध का 23.5 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध का भी 23.5 डिग्री अक्षांश। तो दोस्तों, इसका नाम हम लिख सकते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसका लिख सकते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और क्योंकि ये उत्तर की दिशा में है तो इसके नाम के सामने उत्तरी लगाना जरूरी है, और ये दक्षिण दिशा में है तो इसके नाम के सामने दक्षिण लगाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, उसी प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, आप इन तीनों अक्षांशों के नाम समझ पा रहे होंगे, आप इन अक्षांशों को क्यों मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप ये भी समझ पा रहे हो, क्योंकि वर्ष भर सूर्य इन्हीं तीन अक्षांशों के बीच रहता है। दोस्तों, बिल्कुल आपकी बात जायज है, मैं इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करूंगा और बताऊंगा भी कि कब किस तिथि में और सूर्य किस अक्षांश पर होगा। बिल्कुल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे दोबारा से साफ करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, पृथ्वी अपने आप एक विशाल भूभाग है। पृथ्वी अपने आप में एक विशाल भूभाग है। तो पृथ्वी को क्या करा हमारे विद्वानों ने, इतनी बड़ी पृथ्वी को हमारे विद्वानों ने जानने के लिए क्या करा, इसे छोटे छोटे भागों में बांट लिया। छोटे छोटे भागों में बांट लिया, और वे भाग क्या हैं? वे भाग अक्षांश हैं। यानी कि उन्होंने कल्पना की और पृथ्वी को क्या करा, छोटे छोटे अक्षांशों में बांट लिया, और इस अक्षांशों में बांटकर पृथ्वी की स्थिति को जानने में बहुत आसानी हुई। कैसे आसानी हुई? क्योंकि इन्होंने बताया कि किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी बताई दोस्तों? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर बताई। तो आप आराम से जहां भी खड़े होंगे वहां की उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश को जानकर आप वहां से आप अपने बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। किसी भी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। आप जहां भी खड़े होंगे वहीं से खड़े होकर आप उस अक्षांश की स्थिति के आधार पर तो दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल समस्या आ गई थी, इस कारण से। तो हम बात कर रहे थे यहां पर पृथ्वी पर अक्षांश स्थिति, और जिसमें मैं आपको बता रहा था कि अक्षांशों का प्रयोग पृथ्वी पर किस लिए किया जाता है। अक्षांशों का प्रयोग पृथ्वी पर किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, किन्हीं भी दो स्थानों के बीच की दूरी, किन्हीं भी यानी कि दो स्थानों के बीच की दूरी व दिशा, दो स्थानों के बीच की दूरी व दिशा का ज्ञान करने के लिए पृथ्वी पर अक्षांश बहुत जरूरी है।
कि किस दिशा में या कितनी दूरी पर क्या होगा, इस चीज का पता किससे चलाते हैं दोस्तों, अक्षांशों से ही चलाते हैं। तो अक्षांश पृथ्वी पर दिशा व दूरी का ज्ञान कराने के लिए यूज किए जाते हैं, इनका प्रयोग होता है। तो दोस्तों मैं बात करते हुए आगे बढ़ रहा था और मैं कह रहा था कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश है, टोटल 181 अक्षांश है, जिनमें से 3 अक्षांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका रीजन मैंने बताया कि उन 3 अक्षांशों के बीच साढ़े 23 डिग्री उत्तरी व 23.5 डिग्री दक्षिणी या नॉर्थ व साउथ, इन 3 अक्षांशों के बीच वर्ष भर सूर्य की स्थिति बनी रहती है। इन 3 अक्षांशों के बीच वर्ष भर सूर्य की स्थिति बनी रहती है और उसी स्थिति को हम देखते हैं कि कैसे वो स्थिति बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा भी कहा जाता है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा से याद आया कि यह कर्क रेखा वही कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अर्थात भारत के बीचों बीच, लगभग बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। और क्या करती है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर बहती है, से होकर गुजरती है, बहती नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो और ये रेखा है दोस्तों मकर रेखा, मकर रेखा। तो बात करते हैं कि सूर्य वर्ष भर इन्हीं 3 रेखाओं के बीच होता है ना। तो 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर होगा, कर्क रेखा पर होगा। उसके बाद 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होगा और 22 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर होती है, सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर होता है। तो इसे एक बार मैं साफ करके दोबारा से अच्छी तरह से समझा रहा हूं आपको। वर्ष भर सूर्य की स्थिति, ये हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री साउथ और ये नॉर्थ। इसका नाम भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि वर्ष भर सूर्य की स्थिति, और ये पृथ्वी हमारी पृथ्वी पर 3 अक्षांश मैंने आपके सामने खींच दिए हैं। सबसे पहला जो अक्षांश है हमारा वो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश है, उसके उत्तरी दिशा में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा कहा जाएगा। और भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी को अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और मैं बता रहा हूं कि इन्हीं 3 रेखाओं पर ही वर्ष भर सूर्य की स्थिति होती है। और होती किस प्रकार है दोस्तों, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। आपने सुना भी होगा कि 21 जून के दिन सूर्य कौन सी रेखा पर होता है, कर्क रेखा पर होता है। 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर होता है। 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर होता है। तो कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। अब दिन का
अब बात दिन की आई, तो दिन कब निकलता है? जब सूर्य निकलता है। दिन कब निकलता है? जब सूर्य निकलता है। अब सूर्यदेव निकल गए तो दिन निकल गया, और सूर्यदेव छिप गए तो दिन भी गया, रात हो गई। हम बात कर रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, और यही तो बात मैं कह रहा हूं कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किस दिन कर्क रेखा पर होगा। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किस दिन कर्क रेखा पर होगा? तो जिस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होगा, उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। लेकिन एक दुर्भाग्य है हमारा, हम भारत के लोग आज भी अपना सबसे बड़ा दिन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे को मानते हैं। दोस्तों, हमारे देश ने विश्व को बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी हम अपने दिए हुए को भूलकर दूसरों के दिए हुए को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी गोलार्ध के लोगों ने अपने बड़े दिन को 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के त्योहार के दिन को उन्होंने अपना बड़ा दिन बनाया कि आज तो हमारा बड़ा त्योहार है, बड़ा फेस्टिवल है, बड़ा दिन है। और उसी बात को सुनकर हमने भी क्या सोचा कि आज बड़ा ही दिन होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा जो बड़ा दिन होगा वो 21 जून के दिन होगा। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून के दिन होगा। और उसका कारण क्या है? क्योंकि 21 जून के दिन सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, अर्थात भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस पॉइंट को कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे कि कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति कब होगी, और जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होगी, वही तिथि भारत में सबसे बड़े दिन की तिथि मानी जाएगी। तो 21 जून भारत का सबसे बड़ा दिन है। मुझे यकीन है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आपने इस चीज़ को जान लिया होगा, और आप भविष्य में आप कभी भी बड़े दिन को 25 दिसंबर नहीं कहोगे, सिर्फ और सिर्फ 21 जून को ही भारत का सबसे बड़ा दिन मानोगे। जिस दिन सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होगी, यानी कि 22 दिसंबर को, उस दिन सूर्य हमसे दूर होगा। सूर्य हमसे दूर होगा अर्थात उस दिन सूर्य यहाँ होगा, उस दिन सूर्य यहाँ होगा, तो सूर्य सबसे ज्यादा प्रकाश इस लाइन पे फेंकेगा, यहाँ देगा, इस क्षेत्र में देगा, और यहाँ पर बहुत कम प्रकाश जाएगा सूर्य का। तो जब यहाँ प्रकाश कम जाएगा तो दिन कैसा होगा उस दिन? यहाँ का सबसे यहाँ इस दिन कैसा होगा? 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होगा। सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत या उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और सबसे बड़ा दिन कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इस छोटे और बड़े के को समझकर ही हम इन तीनों रेखाओं की स्थिति यानी कि तीनों रेखाओं पर सूर्य की कंडीशन को आसानी से जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात मकर रेखा पर सूर्य होगा तो वो दिन कब होगा? 22 दिसंबर। और जब 22 दिसंबर में सूर्य की स्थिति यहाँ होती है तो हम लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमें सूर्य की धूप ही नहीं मिल पाती। जब धूप नहीं मिल पाती तो क्या होता है? हमारे यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि शीत ऋतु आ गई, और अपने गर्म कपड़ों को निकाल कर पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा के निकट के क्षेत्र में
क्या होता है, गर्मी पड़ती है। अभी आपने सुना होगा दिसंबर और जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग लगी थी, अर्थात वहां की जो वनाग्नि है, जो वहां वनों में आग का लगने का कारण था, क्या बताया गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और हमारे यहाँ क्या थी, बहुत ज्यादा सर्दी। ठीक है दोस्तों, तो यही रीजन है कि 22 दिसंबर के दिन भारत में सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून के दिन भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में क्लियर करते हैं बात को। ये भी 3 रेखाएं, 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, अर्थात कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। सूर्य 21 जून के दिन यहां होता है और सूर्य को कर्क रेखा से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों, 6 माह का समय लगता है, 3 माह का समय लगता है। यानी कि जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, यानी कि जून से ये जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर यानी कि 23 सितंबर के दिन, 23 सितंबर के दिन सूर्य किस रेखा पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर के दिन, 22 दिसंबर के दिन सूर्य की स्थिति कहाँ होती है, तो दिसंबर के महीने में सूर्य किस रेखा पर चला जा, मकर रेखा पर चला जाता है। ठीक है, और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होते हैं, मकर रेखा पर होते हैं। ये सूर्य है, सूर्य दिसंबर के महीने से फिर ऊपर की ओर स्टार्ट चल, 22 यानी कि 23 दिसंबर को सूर्य फिर ऊपर की ओर चलने, यहां से वापस मुड़ जाता है। क्या कहते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 22 मार्च को सूर्य की स्थिति फिर कहाँ होती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होती है। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून को फिर सूर्य वापस 21 जून के दिन मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर आ जाता है, मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा पर आ जाता है। तो दोस्तों इसे एक बार फिर हम दोबारा से साफ करके एक बार क्लियर करते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं और अगर आप ये समझ गए तो सोच लीजिए कि आप अक्षांश और सूर्य की स्थिति को आसानी से जान गए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से खींची जाती है। उसके बाद कर्क रेखा, उसके बाद मकर रेखा। मैंने बताया दोस्तों भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और सब नीचे के भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और मैंने बताया कि वर्ष में सूर्य की स्थिति, वर्ष में सूर्य की स्थिति, तो इसी क्रम में दोस्तों क्या होगा, आप वर्ष भर इन 3 रेखाओं पर सूर्य की स्थिति आप जान जाओगे। और जब 3, मैं बता रहा हूं, जैसे ये सूर्य है, जब
सूर्य ऊपर से नीचे की ओर आएगा जब भी इस रेखा को पार करेगा, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा जब भी इस रेखा को पार करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा अक्षांश है या वह कौन सी रेखा है जिसे सूर्य वर्ष में 2 बार काटता है, या सूर्य वर्ष में 2 बार पार करता है, या वर्ष में 2 बार सूर्य की स्थिति जिस रेखा पर होती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, वो रेखा है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, जिस पर वर्ष में 2 बार सूर्य एक 22 मार्च व 23 सितंबर के दिन होता है। 22 मार्च व 23 सितंबर के दिन होता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि अगर एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछने की कोशिश करे कि कर्क रेखा पर सूर्य कब होगा, 21 जून को होगा, मकर रेखा पर सूर्य कब होगा, 22 दिसंबर को होगा, और भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति किसकी स्थिति को होगी, तो दोस्तों 22 मार्च व 23 सितंबर को होगी। ठीक है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा जिस पर वर्ष में सबसे ज्यादा टाइम सूर्य की स्थिति किस रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। और जब सूर्य वर्ष में सबसे ज्यादा इस लाइन के आसपास पाया जाता है, इस लाइन के आसपास रहता है, तो दोस्तों यही वो लाइन है या भूमध्य रेखा या 0 विषुवत रेखा, इस रेखा पर ही वर्ष भर क्या होता है दोस्तों, तापमान समान बना रहता है, समान तापमान होता है, अर्थात यहाँ पर सदैव गर्मी होती है। जहां सूर्य वर्ष भर होगा वहां क्या होगा, सदैव गर्मी होगी। तो दोस्तों विषुवत रेखा भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की स्थिति लगभग पूरे वर्ष बनी रहती है, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, शीत ऋतु का आगमन नहीं होता, और कंटिन्यू पूरे वर्ष यहाँ पर एक समान तापमान की स्थिति होती है। बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वन यहीं पर ही मिलेंगे आपको दोस्तों। तो यहाँ पे जो 3, 4, 5 से जो क्वेश्चन बन रहे थे दोस्तों, तो आई होप वे क्लियर हुए होंगे आपके। एक बार शुरू से हम उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो मैंने इस पूरी क्लास में लेके चला हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप आप उनके सही आंसर दोगे। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी दोस्तों, अक्षांश कहलाएगी। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी। नंबर 2 क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये कौन होगा, 0 डिग्री अक्षांश होगा। इसके नीचे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध। तो 90 अक्षांश यहाँ, 90 यहाँ, और एक अपने आप में, ये तो कितने हो गए दोस्तों, 181 अक्षांश होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने गोलार्ध है, या पृथ्वी कितने गोलार्धों में बटी है, पृथ्वी कितने गोलार्धों में बटी है। तो दोस्तों 2 गोलार्धों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। आप समझ गए, आपने पढ़ भी लिया, आपने देख भी लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पर बनता है वो क्या है कि वर्ष भर सूर्य की स्थिति किन 3 मुख्य अक्षांशों पर बनी रहती है। तो दोस्तों कौन कौन से 3 अक्षांश है दोस्तों, नंबर 1 भूमध्य रेखा, नंबर 2 कर्क रेखा, और नंबर 3 मकर रेखा।
ठीक है दोस्तों, वर्ष भर सूर्य की स्थिति किन तीन मुख्य अक्षांशों के बीच होती है? तो दोस्तों ये तीन अक्षांश है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा। आप अच्छी तरह से जान भी गए। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों ये जो हमारे क्वेश्चन यहाँ बने हैं ये क्लियर हुए होंगे आपके। इसके बाद दोस्तों हम कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे लेंगे। आप चाहो तो दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हालांकि तो आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप मेरे साथ इन क्वेश्चनों के आंसरों को रट कर नहीं समझ कर याद कर चुके होंगे। और आप इन तीन चार क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन मैं और आगे लेकर आऊंगा उनके आंसर आप बिना रटे और बिना देखे अब तुम मैप के माध्यम से भी दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे साफ कर देता हूं और अगला क्वेश्चन देखता हूं कौन सा वहां पर हमारी इस क्लास से बनेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो नंबर 5 होगा वो कौन सा होगा कि कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति कब होती है? अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां होगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा व सबसे छोटा दिन कब कब होगा? अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों वह कौन सा मुख्य अक्षांश है जिस पर वर्ष भर सूर्य की स्थिति लगभग बनी रहती है? लगभग बनी रहती है दोस्तों। इसका आंसर होगा 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब माना जाएगा? तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब माना जाएगा? जब सूर्य की स्थिति कहां होगी? मकर रेखा पर होगी। मकर रेखा पर होगी। किस दिन होगी दोस्तों? ये 22 दिसंबर को होगी। 22 दिसंबर को होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर बनता है कि किस मुख्य अक्षांश को सूर्य वर्ष में 2 बार पार करता है? तो 0 डिग्री अक्षांश या इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा या इसका तीसरा नाम विषुवत रेखा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इन सभी 9-10 क्वेश्चनों का आराम से आंसर देने में सक्षम भी होंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी या मेरे द्वारा बताया गया जो पॉइंट है वो अगर आपका क्लियर हुआ तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल फ्यूचर जोन मोदी नगर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बहुत ज़रूरी जो काम है दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों जो मैं आपको बतानी है और वो बात ये है कि हमारा जो टेलीग्राम ऐप था वो एक तरह से हमने चेंज किया है और उससे आप जुड़ने के लिए मेरा मोबाइल नंबर 9412515247 अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए ताकि आप जब भी टेलीग्राम ऐप अपलोड करोगे, डाउनलोड करोगे तो आपको मेरे इस नंबर पर
टेलीग्राम से जुड़ने की सूचना आप मिल जाएगी। और आप इस नंबर पर टेलीग्राम पर मुझे हाई लिखकर भेज दीजिए, हाय स्टूडेंट, हाय स्टूडेंट आप मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों भूगोल के भाग 3 यानी कि इसी सीरीज की अगली क्लास को लेकर बहुत जल्द। आज के लिए नमस्कार।